नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल लेक्चर 1, जो कि है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारत का संविधान कैसे बना, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आज हम उसको जानते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। क्या है? एक रूल बुक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अब मैं आपको कहूँ कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें सारे कायदे कानून लिखे हुए हैं जिनसे सरकार चलती है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ बुक है जिसमें सारे कायदे कानून लिखे हों। तो क्या होगी? एक वो रूल बुक होगी। क्या होगी? एक रूल बुक होगी, है ना। तो क्या होगी? सबसे सुप्रीम है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सबसे सुप्रीम है। क्या है? सबसे सुप्रीम है। किस लिए? क्योंकि इंडिया, जो हमारा इंडिया है, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी बहुत सारी लॉ बुक है। उन सब में सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा भारत का संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको दिख रहा है, ये कैसे बना, इसके पीछे बनने की क्या क्या क्रिया हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल एक्ट 1895 स्वराज बिल। मतलब कि मेरे कहने का ये है कि जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सबसे पहली बार डिमांड एक स्वराज बिल ने की। किसने की? स्वराज बिल ने की। ठीक है, इसने कहा कि हमें भारत का एक संविधान बनाना है। क्या बनाना है? भारत का संविधान बनाना है। ठीक है, एक स्वराज बिल आया 1895 में जिसने कहा कि हमें भारत का संविधान बनाना है। बस इतना ही कहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्वराज पार्टी आई। कौन सी आई? एक स्वराज पार्टी आई जिसने कहा 1924 में, उसने भी क्या की? डिमांड करी। क्या करी? डिमांड करी। किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आप इधर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, दो क्वेश्चन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आइडिया किसने दिया था। क्वेश्चन ऐसे आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आइडिया किसने दिया था। तो किसने दिया था? स्वराज बिल ने दिया था। 1895 में दिया था। किसने दिया था? स्वराज बिल ने दिया था। 1895 में दिया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आइडिया गिवन बाय पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा कि पहली बार भारत का संविधान बनना चाहिए। तो वे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी, जिसने डिमांड करी थी 1924 में कि हमें भारत का संविधान बनाना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो एम एन रॉय हैं हमारे, कौन? एम एन रॉय ने 1934 में क्या किया। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था कि 1895 में, किसने? 1895 में क्या आया? स्वराज बिल आया। और उसने, स्वराज बिल ने क्या किया? स्वराज बिल ने डिमांड करी कि हमें भारत का संविधान बनाना चाहिए और भारत का संविधान बनाना है। ठीक है, यही कहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1924 में कौन आई? स्वराज पार्टी आई, एक पॉलिटिकल पार्टी आई जिसने कहा कि हमें भारत का संविधान बनाना है। ठीक है, दोनों ने कहा कि हमें भारत का संविधान बनाना है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि किस असेंबली के थ्रू बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, एम एन रॉय ने क्या कहा? एम एन रॉय ने 1934 में कहा कि हमें भारत का संविधान बनाने के लिए एक असेंबली की ज़रूरत है। उस असेंबली का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाम ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में ही पूछा जाता है कि कौन से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था, 1934 में किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका काम है कि भारत का संविधान बनाना। ठीक है, संविधान बनाने मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड करी थी स्वराज बिल ने 1895 में। और पॉलिटिकल पार्टी ने कब की थी? 1924 में की थी। स्वराज पार्टी थी, वो बिल था, ये पार्टी थी। और एक पॉइंट और, जो हमारा बिल था 1895 में, जो स्वराज बिल था, इसको प्रपोज किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, और जो एम एन रॉय हैं, एम एन रॉय ने कहा कि हमें एक असेंबली बनानी है। असेंबली दिख रही है जो सर्कल टाइप की, क्या असेंबली है? जो इसके अंदर एक गोले गोले हैं, ये क्या है? ये
हम ये लेट कर लिया हमने कि ये पीपल हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि मेक मतलब बना रहे हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या एक असेंबली है, ये कौन सी असेंबली हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। और एक और पॉइंट, जो एम एन रॉय हैं वो क्या है हमारे, एम एन रॉय को है फादर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कौन है, फादर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है ये, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा कि एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की सबसे पहली बार। क्या कि सबसे पहली बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी, ऑफिशियली डिमांड करी किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अभी ऑफिशियली डिमांड क्या होती है, ऑफिशियली डिमांड क्या होती है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ऑफिशियली डिमांड होती है जो उस पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो सब मिल के कहे कि हमें मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमें इसकी डिमांड मतलब हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके बड़े लीडर कौन थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी लीडर्स थे। इन सब ने मिलकर फैसला किया कि हमें भारत का संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कब डिमांड की, 1935 में की। कब की, 1935 में की। अब उसके बाद 1935 के बाद 1938 में, कब, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें भारत का, देखिए अब बात थोड़ी सी घूम गई है, इधर थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है। बात ये थी कि 1934 में भी कहा कि हमें भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इन्होंने भी कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, दोनों ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कहा कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाने के लिए हमें, जो हमारी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, जो पीपल्स होंगे, हमें किसकी ज़रूरत है, पीपल्स की। ये तो सबको पता है पीपल की ज़रूरत है, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इस असेंबली में व्यक्ति बैठेंगे वो सब क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। अब मैं आपको कहूँ कि जो असेंबली बन रही है, असेंबली में सब व्यक्ति ब्रिटिशर्स बैठ गए, सब अंग्रेज बैठ गए, तो कायदे कानून किसके लिए बनेंगे, हिंदुस्तान के लिए बन रहे हैं। तो वे क्या जानेंगे कि हिंदुस्तान के लिए क्या है। मेरे बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी असेंबली है, इस असेंबली में क्या है कि 50% कौन बैठ गए, अंग्रेज बैठ गए, 50% हम बैठ गए। अब कोई भी हमने लॉ पास किया, मतलब कोई भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लॉ बना रहे, कोई भी हमारे बना रहे, कुछ भी बना रहे हो, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे, इसको वॉयलेट करेंगे, नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें ऑल पीपल्स, सब पीपल्स क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, सभी पीपल क्या होंगे, इलेक्ट होके आएंगे, सभी व्यक्ति चुनाव से आएंगे, चुन के आएंगे। और चुन के किस जरिए से आएंगे, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से आएंगे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि 18 या 18 साल से ऊपर के लोग जो वोट कर सकें, जो वोट कर दें, उन लोगों को, मेरे कहने का इसमें यह मतलब है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति वोट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा कि एम एन रॉय ने 1934 में डिमांड करी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड करी, क्या की, ऑफिशियली डिमांड करी, ठीक है। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें अपने भारत के संविधान को बनाने के लिए हमें संविधान, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें ओनली जो व्यक्ति बैठेंगे, सब व्यक्ति क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। सभी व्यक्ति इलेक्ट होके आए, किसके थ्रू, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के। पढ़ा इतना हमने, ठीक है। अब बात ये आती कि पंडित एम एन रॉय ने भी कह दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कह दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया, तीनों ने कह दिया कि हमें भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। अब जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मना कर दिया। पर इस समय कौन सा था, जब एम एन रॉय ने कहा 1934 था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा 1935 था, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जब 1938 था। तीनों की बातों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। खारिज मतलब मना कर दिया गया, उन्होंने अपनाया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए।
अब वो वक्त, उस वक्त कौन सा था? वो वक्त था वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 1935 से लेकर 1945 तक चल रही थी। और जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब बात नहीं मानी गई तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया है, देखिए मैं इधर आपको समझा देता हूँ। जैसे ये अरुणाचल के जो साइड का जो इलाका है ना, ये जो इलाका है आप देख रहे होगे, जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसके बगल में क्या है? म्यांमार। म्यांमार के उस तरफ जो जापान की आर्मी थी, क्या थी? जो जापान की आर्मी थी। कौन सी? जो जापान की आर्मी थी। जापान की आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तो वो क्या कर रही थी? मतलब हर दिन बढ़ती जा रही थी। किसकी तरफ? मतलब इंडिया की तरफ बढ़ती जा रही थी, म्यांमार की तरफ। तो उनको डर ये लग रहा था कि कभी वो इंडिया के ऊपर अटैक ना कर दे। अब इंडिया ने क्या किया हुआ था? इंडिया के जितने बड़े लीडर्स थे उन्होंने कहा था जब तक हमारी मांग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है, जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के जितने भी हर चीज़ है सबका क्या करेगा? बॉयकॉट करे। कोई भी आर्मी में जाएगा नहीं, बल्कि जो फोर्सफुली जो हमारे पीपल्स थे उनको आर्मी में ज्वाइन किया जा रहा था, फोर्सफुली उनको आर्मी में भर्ती कर रहे थे। तो जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बड़े लीडर्स, सबने क्या किया? बॉयकॉट किया और कहा कि आप सभी धरने पे आ जाए। धरने का मतलब कि सबने क्या किया? विरोध किया। विरोध किया अंग्रेजी सरकार का। तो क्या हुआ? अब अंग्रेजों को डर ये लगने लगा कि जो हमारे क्या होते हैं जापान वाले हैं, वो कभी इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे तो इधर क्या है? अंग्रेज हैं। अंग्रेजों के दुश्मन कौन? इंडियंस। और जापान भी किसका दुश्मन है? क्या नाम है? जो एक अंग्रेजों के दुश्मन कौन? जापान भी है और इंडियंस भी है। दुश्मन दुश्मन कौन हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। कभी ये दोनों मिलके अंग्रेजों को ना निकाल दे देश से बाहर। इसीलिए उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए एक ऑफर निकाला। क्या निकाला? एक ऑफर निकाला। उस ऑफर का नाम क्या रखा? अगस्त ऑफर रखा, जो कि अगस्त के महीने में आया था। और कब आया था? 1940 में आया था। कौन सा ऑफर? अगस्त ऑफर, जो कि 1940 में आया था, अगस्त के महीने में आया था। अब जो हम इंडियंस हैं, अब इंडिया ने तो डिमांड करी थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी सरकार है, उसने क्या किया? उसने तो हमें डोमिनियन स्टेटस ही दे दिया। अब यह डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई? ध्यान से समझना। डोमिनियन स्टेटस मतलब ही हाफ फ्रीडम, मतलब आधी आज़ादी। सीधे से मतलब में आधी आज़ादी। आपके देश का डिफेंस, आपके देश का फाइनेंस, आपके देश का होम अफेयरेंस, आपके देश की एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी रहेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट, लॉ, कायदे कानून, सब कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिशर्स को। सबको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सबको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। अब इंडिया ने तो भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी है। उसने ये थोड़ी ना कहा कि हमें आधी आज़ादी चाहिए। इंडिया ने क्या मांगी है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इधर तो भैया पूरा इंटरफेरेंस हो रहा है। इधर तो पूरा ही इंटरफेरेंस हो रहा है। इधर देख रहे हो कभी? इधर तो हाफ से भी ज़्यादा ही हो गया भैया। इंडियन आर्मी, आप चाहते हो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करें? कतई नहीं हो सकता। इंडिया का सारा फाइनेंस जो रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करे, ये भी नहीं हो सकता। होम अफेयरेंस, जितने भी हमारे एनएसजी कमांडोज वगैरह, पैरामिलिट्री है, जो भी पूरा है वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करे, नहीं हो सकता। आईएएस, आईपीएस सब नहीं। तो इसी वजह से जो हमारे पंडित जवाहरलाल, इसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। वो मैं आपको बताऊंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। इस ऑफर को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। और इस ऑफर को जब रिजेक्ट किया तो हमारे देश के दो बड़े लीडर्स ने कुछ दो महत्वपूर्ण बातें कही। वो क्या कही वो मैं आपको बताता हूँ। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि जो आप ये डोमिनियन स्टेटस कहते हो ना, जो डोमिनियन स्टेटस का आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, डोमिनियन स्टेटस की, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तो वो आज़ाद हो जाएंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस के बारे में उन्होंने दो लाइन कही, डेड एज ए डोर नील। इन्होंने क्या कहा? डेड एज ए डोर नील कहा। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने तो बहुत ही बेहतरीन कह दिया। महात्मा गांधी ने कह दिया कि जो हमारे और जो आपके बीच की दूरी थी, आपने उस दूरी को और दूरी, मतलब जो आपके बीच की और हमारी जो दूरी थी, आपने जो डोमिनियन स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद वो और ज़्यादा दूरी हो गई है। एक और बात कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जो आपकी और जो
आपकी और जो हमारी बीच में जो दरार थी, आपने डोमिनियन स्टेटस के बाद उस दरार को और गहरी दरार में बदल दिया है। ये बात कही थी उन्होंने। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। अब हम इस ऑफर के बाद कौन से ऑफर पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। कौन सा मिशन पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अभी हम जो अगला पढ़ने वाले क्या है? क्रिप्स मिशन। अभी हमने पीछे कौन सा पढ़ा? अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कौन सा मिशन था वो हमारा, जो हमने पीछे पढ़ा था हमारा कौन सा? अगस्त ऑफर था। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कौन सा? क्रिप्स मिशन, जो कि हमने पीछे बताया था। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। इसको कौन लेके आए? सर स्टेफर्ड क्रिप्स इस ऑफर को लेके आए थे, इस मिशन को लेके आए थे। जो हमारा क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन में क्या था? क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस था। हमने पीछे आपको बताया डोमिनियन स्टेटस का मतलब रहता है हाफ फ्रीडम रहता है आपके देश का। डिफेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, होम अफेयरेंस, ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में। ठीक है। उसके बाद जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, इंडिया का जो डिफेंस है वो भी किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में या यूके कंट्रोल में, मतलब यूके में ही आता है ना। और दूसरा जो हमारा क्रिप्स मिशन है, इसको रिजेक्ट करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या था? राइट टू सक्सीड। हमने पिछले जो हमारा ऑफर था अगस्त ऑफर, उसमें डोमिनियन स्टेटस भी था, इंडिया का जो डिफेंस था वो भी था, पर इस ऑफर को रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी कारण क्या था? राइट टू सक्सीड। ये कई बार एनडी में भी पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है राइट टू सक्सीड? इसका मतलब रहता है कोई भी कंट्री है, क्या है ये जो सर्कल है, ये क्या है? कंट्री है। हमने कंट्री मान लिया। जो गोल गोल ये सर्कल सर्कल आपको छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? स्टेट्स हैं। ठीक है। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट है, एक कंट्री है, उसके अंदर कई स्टेट्स हैं। उन स्टेट के अंदर वोटिंग होगी, और यदि वोटिंग होगी कि आप इस कंट्री में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। यदि उस वोटिंग में यदि जीत जाते हैं तो क्या हो जाएगी? कंट्री फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का कोई भी स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल मणिपुर है। मणिपुर में सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का इलेक्शन हुआ था कि हमें इंडिया का पार्ट रहना है कि नहीं रहना। अब उनमें क्या हुआ कि वो जीत गए तो वो क्या हुए? इंडिया का पार्ट हो गए। यदि वो हार जाते उधर तो क्या होते? इंडिया का पार्ट नहीं होता मणिपुर। ठीक है। अभी हम अगला पढ़ेंगे। हमने इधर आपको बताया जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाएगा। इस जो राइट टू सक्सीड रहता है इसमें चेंज हो जाएगा। जो स्टेट रहता है वो चेंज हो जाएगा किसमें? कंट्री में, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। और इस ऑफर जो क्रिप्स मिशन है इसको किसने रिजेक्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया एंड मुस्लिम लीग, दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। किस ऑफर को रिजेक्ट किया? क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया। किस ऑफर को रिजेक्ट किया? क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया। ठीक है। अभी हम अगला पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। अभी जो हमारा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया हमारा? 1946 में आया। पीछे हमने क्या पढ़ा? हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था हमारा? 1942 में आया था। ये कब हमारा? 1946 में आया। इसका मेन रोल क्या था? इसका मेन रोल था कि ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन मेक, मतलब कि जो हमारा कैबिनेट मिशन है ये एक ही संविधान बनाएगा, एक ही संविधान बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो चाहती थी कि एक ही संविधान बने, मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग संविधान बने। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान एक ही बनेगा। क्या बनेगा? संविधान एक ही बनेगा। पर जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो तो इंडिया का बन रहा है, मतलब इंडिया का बन रहा है, पाकिस्तान का तो बन ही नहीं रहा है। तो उसने क्या किया? इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया था कैबिनेट मिशन को। किसने? मुस्लिम लीग ने। बट मुस्लिम लीग क्या थी उस वक्त? इतनी पावरफुल नहीं थी। क्या थी? पावरफुल नहीं थी। उसके पास इतनी अपनी पॉपुलेशन नहीं थी, मेंबर्स नहीं थे। तो इसी वजह से उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट कर लिया? कैबिनेट मिशन को। किस लिए एक्सेप्ट किया? इसने सोचा कि मुस्लिम लीग ने, जब मैं पावर में आ जाऊंगा, मतलब मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर्स थे, मोहम्मद जो इसके लीडर थे मोहम्मद जिन्ना, इन्होंने सोचा जब हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना रोल, जब अपना रूप दिखाएंगे। रूप दिखाने का मतलब ये है कि जब हमारे पास पावर होगी, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उस वक्त हम, जो मुस्लिम लीग थी उसका मेन रोल, और उसका मेन रोल क्या था? उसका मेन रोल था कि भारत के संविधान में होल करना मतलब भारत के संविधान को एकदम बिगाड़ देना। बिगाड़ देने का मतलब तात्पर्य यह है कि एकदम ख़राब करना। क्या करना? ख़राब करना, जिससे आगे चल के इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है। उसके बाद क्या हुआ? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है कि भारत का संविधान बनाना, मतलब कि क्या करना? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना,
या संविधान बनाने, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब एक संविधान बनाना। और दूसरा काम है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका काम है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और इंडिया में कानून कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें कौन सी सरकार चली, कोई सरकार थी नहीं थी। तो इसके बीच में जो रूल और गवर्न करेंगे वो कौन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे, ठीक है। दूसरा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, टोटल कितने पीपल्स थे, 389 पीपल्स थे, 389 सीट्स थी, ठीक है। और जो 389 सीट्स थी, इसमें से 296 सीट्स किसकी थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, जो कि इलेक्शन के थ्रू हुए थे। और इलेक्शन किसके थ्रू हुआ था, 10 लाख पे एक सीट थी, क्या थी, 10 लाख पे एक सीट थी। और दूसरी तरफ 389 सीट्स में से 93 सीट्स किसकी थी, प्रिंसली स्टेट्स की थी, मतलब जहाँ पे राजाओं का शासन था, जो कि मतलब राजा का शासन था, पर वो टैक्स पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जहाँ पे राजाओं का शासन नहीं था, मतलब ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार थी खुद ही अपना शासन करती थी, वो कौन सी हो गई, ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गई। उधर कितनी सीट्स थी उनके लिए, 296 सीट्स थी। और जो 296 सीट्स उनमें क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और एक सीट के लिए कितने मेंबर थे, 10 लाख पे एक सीट थी, मतलब 10 लाख व्यक्ति जब एक व्यक्ति के लिए 10 लाख पीपल को वोट करनी पड़ेगी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा और जो नवाब लोग थे उस वक्त के, उनमें क्या था, उनके लिए 93 सीट्स थी। और जो 93 सीट्स थी उसमें इलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें नॉमिनेटेड थे, मतलब ये राजा ने कह दिया ये व्यक्ति जाएगा हमारी तरफ से तो यही व्यक्ति जाएगा, उसमें इलेक्शन की जरूरत थी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कब हुआ, जुलाई और अगस्त के महीने, दोनों महीने तक चला। और इलेक्शन किस वर्ष हुआ, 1946 में। और इलेक्शन का परिणाम क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिली। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73 सीटें मिली। और इंडिपेंडेंट स्टेट को कितनी मिली, 15 सीटें मिली। अब आप कहोगे कि भैया ये इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होते हैं, मतलब जो खुद ही लड़ते हैं, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, ना मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, जो अपने खुद ही रिप्रेजेंटेटिव, ना किसी पार्टी के हैं, वो कौन से हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट, उनके लिए कितनी थी, 15 सीटें थी। और जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे वो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मुस्लिम लीग, मतलब जो हमारे प्रिंसिपल स्टेट्स जो थे, हमारी कितनी सीट्स थी, इसमें हमारी 93 सीट्स थी, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्या, मुस्लिम लीग में। आज के वीडियो में हमने समझा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसके बाद हमारे कौन कौन से ऑफर्स आए, कौन कौन से हमारे प्लान आए, कौन कौन सा हमारा मिशन आया, और कैसे हमारे भारत का संविधान बना।